आइए आज हम बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स की। तो देखिए फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। फिर उसके बाद ये सारे जो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स के जो टाइप है ना, ये हमको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारा मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट और क्लिनिकल यूज सब आसान हो जाएगा। बस हम यहाँ बेसिक बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, तो देखिए फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या होते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स की। तो देखिए यहाँ पे ये जे प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमारा मोटिव, ये टारगेट ये होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है हम यहाँ शुरू से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम जी स्टिमुलेटरी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जी स्टिमुलेटरी के जरिए क्या होगा देखिए हम बताते हैं। तो देखिए मान लो यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड किया, ठीक है। तो लाइगेंड आके बाइंड किया सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे। तो ये लाइगेंड जब बाइंड करता है ना, तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होती है। और जब लाइगेंड बाइंड करता है ना, तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा यूनिट्स अलग हो जाती है और अल्फा यूनिट जाके ना इस इंजाइम को, जिसको हम बोलते हैं एडिनालिन साइक्लेज, ठीक है। तो ये एसी नहीं है, ये एडिनालिन साइक्लेज इंजाइम है। इस एडिनालिन साइक्लेज इंजाइम को स्टिमुलेट कर देती है और ये एडिनालिन साइक्लेज ना इस एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइगेंड यहाँ बाइंड हुआ और यहाँ से अल्फा जो है ये डी अटैच हो गया अपने अल्फा बीटा गामा सभी यूनिट से और जाके इसको स्टिमुलेट कर दिया। और जब ये इसको स्टिमुलेट किया तो ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए साइक्लिक एएमपी यही यहाँ पे सेकंड मैसेंजर होती है, ठीक है। तो देखिए साइक्लिक एएमपी अब ये एक्टिवेट कर देती है प्रोटीन काइनेज ए को। तो ये प्रोटीन काइनेज इंजाइम है जिसकी एक्टिविटी क्या है कि ये काइनेज की एक्टिविटी है, यानी ये फास्फोराइलेशन वाली एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। तो जब ये प्रोटीन काइनेज ए स्टिमुलेट हो जाता है ना, तो ये कई फंक्शन दिखाता है डिफरेंट सेल में, जहां जहां होता है उस हिसाब से इसका फंक्शन होता है। तो देखिए जब ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है कि अब ये फास्फोराइलेट करेगा किसको किसको। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ दिखा है कि ये कैल्शियम चैनल को ये फास्फोराइलेट करता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम चैनल को ये फास्फोराइलेट करेगा तो इस वजह से देखिए कैल्शियम का हमको इनफ्लक्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम का इनफ्लक्स देखने को मिलेगा तो पता चला हमको कि सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हुआ, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन काइनेज ए, ये देखिए ये इंजाइम जो होते हैं ना, इंजाइम को फास्फोराइलेट कर देता है। अब जो इंजाइम को फास्फोराइलेट करता है ना, तो फास्फोराइलेट करने के बाद इंजाइम का एक्टिविटी बदल जाती है। देखिए नॉर्मली क्या था, इंजाइम अनफास्फोराइलेटेड था, नॉन फास्फोराइलेटेड था, लेकिन ये इंजाइम को फास्फोराइलेट कर दिया और जब फास्फोराइलेट हो गया तो इंजाइम का एक्शन अलग हो जाएगा। अभी हम कहाँ कौन सा एक्शन होगा किस एंजाइम का हम बताते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हम बता दिए कि ये बंद था, बस इसको आके चालू कर दिया। अब जो चालू कर दिया तो जिस चीज़ की स्विच होगी उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बोर्ड होता है तो बोर्ड में स्विच होती है, उस स्विच को ऑन करना हमारा काम होता है। बाकी पहले से हमको पता रहता है कि किसका स्विच किसके लिए, ठीक है। तो कौन सी स्विच किसके लिए है ये सब पता होता है। बस यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि ये ऑफ रहता है, ऑन कर देता है इसको, बस किस फंक्शन के लिए कौन सी स्विच है उस हिसाब से हमको फंक्शन देखने को मिलेगा। आगे अभी हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा फंक्शन देखिए क्या करता है कि ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उसको भी फास्फोराइलेट कर देता है, देखिए, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फास्फोराइलेट करेगा तो उस वजह से क्या होगा कि ये देखिए ये जाके डीएनए को स्टिमुलेट करेंगे और यहाँ से एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये एमआरएनए की सिंथेसिस होगी और एमआरएनए अपना काम करेगा। तो इस तरीके से प्रोटीन काइनेज ए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हुआ तो भी इस प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। अब देखिए जब साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हुआ तो इसको डिग्रेड करने के लिए ना यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। तो ये फास्फोडाइएस्टरेज जो है ये इसको डिग्रेड कर देता है, इस वजह से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फास्फोडाइएस्टरेज इसको कम कर देता है, इस वजह से ये जो फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा था बस एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर ये अपने आप कम हो जाता है, ठीक है, इस एंजाइम की वजह से। अब हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं ना फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स की, इसी फास्फोडाइएस्टरेज की हम बात करें, ठीक है। तो देखिए ये फास्फोडाइएस्टरेज जब इनहिबिट हो जाएगा तब क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी का ब्रेकडाउन नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा देर तक यहाँ रहेगी और जब ज़्यादा देर तक यहाँ रहेगी तो ये प्रोटीन काइनेज ए ज़्यादा एक्टिवेट होगा और जब ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो इस वजह से ये वाला भी फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये वाला फंक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये वाला फंक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किस टिश्यू पे है उस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ओवरऑल बता दिए। अब देखिए यहाँ पे ही बताया गया कि फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स इनहिबिट फास्फोडाइएस्टरेज। देखिए हम बता दिए ना कि इस फास्फोडाइएस्टरेज को फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स इनहिबिट कर देते हैं और विच कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड और साइक्लिक जीएमपी। तो देखिए अब ये बताया गया कि ये फास्फोडाइएस्टरेज का काम क्या है कि ये फास्फोडाइएस्टरेज जो होता है ये साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करता है, ठीक है। तो देखिए ये बताया ना कि साइक्लिक जीएमपी को ये कैटेलाइज कर देता है, इसका हाइड्रोलिसिस करा देता है। इसी तरीके देखिए साइक्लिक जीएमपी जो होती है ना इसके भी ब्रेकडाउन को ये स्टिमुलेट करता है। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुआनिलीन साइक्लेज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडिनालिन साइक्लेज होता है, यहाँ पे हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर की बात किए थे और यहाँ पे देखिए हम गुआनिलीन साइक्लेज की बात किए और ये मेम्ब्रेन बाउंड गुआनिलीन साइक्लेज है, ठीक है। तो देखिए ये मेम्ब्रेन बाउंड गुआनिलीन साइक्लेज है, यहाँ पे जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो इस वजह से क्या होगा कि ये
जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है और फिर यही साइक्लिक जीएमपी वही सेम वही मैकेनिज्म जो हम यहाँ पे बात करके आए उसी तरह का यहाँ पे होगा कि साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा हो गया तो इस वजह से ये प्रोटीन काइनेज जी, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटीन काइनेज ए था, ये प्रोटीन काइनेज जी को स्टिमुलेट करेगा और ये प्रोटीन काइनेज जी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो ये भी वही फास्फोराइलेशन कराएगी। देखिए यहाँ पे मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो था ये नॉन फास्फोराइलेटेड था और जब ये नॉन फास्फोराइलेटेड था तो इसका काम क्या था कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, ठीक है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना इसका काम था। लेकिन जब ये फास्फोराइलेट हो गया तो पता चला कि ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो हो गया ये इनहिबिट हो गया, ठीक है, ये इनहिबिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाली इंजाइम जो था ये ऑन कंडीशन में था और इसको फास्फोराइलेट करके इसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन चेंज हो गया। तो इस वजह से देखिए इसकी वजह से हमको यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। तो बहरहाल हमारा बताने का मकसद क्या था कि यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी जो था इसको ये फास्फोडाइएस्ट्रेज ब्रेक डाउन करके जीटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है। तो वही यहाँ बताया गया कि ये फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ये फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं साइक्लिक एमपी का और साइक्लिक जीएमपी का, ठीक है। तो अब जब इनका हाइड्रोलिसिस स्टॉप कर देगा तो क्या होगा, इस वजह से इंक्रीज साइक्लिक एमपी एंड साइक्लिक जीएमपी, तो सेल के अंदर हमको साइक्लिक एमपी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और साइक्लिक जीएमपी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इनका हाइड्रोलिसिस अब नहीं हो रहा है। तो फिर अब देखिए बताया गया दीज इनहिबिटर्स हैव वेरिंग स्पेसिफिसिटी फॉर फास्फोडाइएस्ट्रेज आइसोफॉर्म एंड दस हैव डिफरेंट क्लिनिकल यूज। फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि ये फास्फोडाइएस्ट्रेज जो होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग इनका फंक्शन होता है, मीन्स कौन से किसके लिए होंगे अलग अलग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबका काम तो यही होगा, ठीक है, सबका काम यही होगा कि साइक्लिक एमपी या साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिसिटी होती है कौन से किसके लिए होते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे नाम देते हैं और नाम के हिसाब से इनका हम इस्तेमाल करते हैं। यही यहाँ पे बताया गया कि द इनहिबिटर्स हैव वेरिंग स्पेसिफिसिटी फॉर फास्फोडाइएस्ट्रेज आइसोफॉर्म्स। तो फास्फोडाइएस्ट्रेज के जो आइसोफॉर्म्स है ना यहाँ पे अलग होगा यहाँ पे अलग होगा, इसी हिसाब से इसकी स्पेसिफिसिटी होती है और इसी वजह से इसका डिफरेंट क्लिनिकल यूज होता है। तो ये हम पूरा इंट्रोडक्शन बता दिए और इंट्रोडक्शन से पूरा हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की। तो देखिए नॉन स्पेसिफिक फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर हमारे पास थियोफाइलिन है और ये थियोफाइलिन करता क्या है कि डिक्रीज साइक्लिक एमपी हाइड्रोलिसिस। तो देखिए साइक्लिक एमपी जो है इस साइक्लिक एमपी के हाइड्रोलिसिस को डिक्रीज कर देगा, यानी इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि साइक्लिक एमपी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और ये जो होती है ना ये मोस्टली होती है ब्रंकियल स्मूथ मसल्स में, ठीक है, तो ब्रंकियल स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होती है और जब ब्रंकियल स्मूथ मसल्स पे हम ये थियोफाइलिन देंगे तो क्या होगा कि इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, इसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए प्रोटीन काइनेज ए जब ज़्यादा काम करेगा ना तो होगा क्या कि यहाँ पे ना ब्रंकियल स्मूथ मसल्स में यहाँ पे देखिए मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम प्रेजेंट था और ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम क्या करा रहा था, ये स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, ठीक है, तो स्मूथ मसल को स्टिमुलेट कर रहा था और स्मूथ मसल जब स्टिमुलेट हो रही थी इस वजह से हमको स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था और जब ये प्रोटीन काइनेज ए ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो इस मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फास्फोराइलेट कर देगा और जब ये फास्फोराइलेट कर देगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम, ठीक है, तो अभी तक ये काम कर रहा था, अब जब इसको फास्फोराइलेट कर दिया तो ये अब इनहिबिट हो गया। अब जब ये इनहिबिट हो गया तो स्मूथ मसल्स में हमको जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था ये नहीं देखने को मिलेगा, यानी स्मूथ मसल्स में हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से देखिए क्या हुआ कि ब्रंकियल स्मूथ मसल्स पे वर्क करते हैं और यहाँ पे ब्रंकियल स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करा देता है और जब रिलैक्स करा देगा तो इस वजह से क्या होगा कि हमको ब्रंको डायलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ब्रंको डायलेशन देखने को मिला। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम सीओपीडी या अस्थमा में करते हैं लेकिन रेयरली यूज होता है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, तो ये सीओपीडी या अस्थमा में इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है और इसमें एडवर्स इफेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, सबसे पहले देखिए हम बताएं कि कार्डियोटॉक्सिसिटी हमको देखने को मिलेगी। कार्डियोटॉक्सिसिटी क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन काइनेज ए ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, इस वजह से हमको एसए नोट वगैरह में जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने की वजह से यहाँ पे ये सेल आसानी से डिपोलराइज हो जाएंगे और जब सेल आसानी से डिपोलराइज होंगे तो हमको सेल के अंदर थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कई बार देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको टेकिकार्डिया और एरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी हो गया, हम बता दिए टेकिकार्डिया और एरिथमिया देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से हमको न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी यही सेम मैकेनिज्म है कि यहाँ पे साइक्लिक एमपी जब ज़्यादा होगा तो ये इस पाथवे को स्टिमुलेट करेगा, इस वजह से सेल आसानी से थ्रेशोल्ड को पहुंचेंगे, इस वजह से हमको न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। और न्यूरोटॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल सीजर और हेडेक ये सब देखने को मिलेगा। और एब्डोमिनल पेन क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए एब्डोमिनल पेन भी इसी साइक्लिक एमपी के ज़्यादा होने की वजह से गट की मोटिलिटी जो होगी ना ये इंक्रीज हो जाएगी, गट की मोटिलिटी इंक्रीज होगी, इस वजह से हमको डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा और
जीआईटी का जो सिक्रीशन है ना, ये सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, इस वजह से हमको एब्डोमिनल पेन वगैरह देखने को मिलेगा, नौजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। तो इसको हम रियली सीओपीडी अस्थमा में यूज़ करते हैं, कैसे मैकेनिज्म हम बता दिए, और यहाँ पे थियोफाइलिन हमारे पास एग्जाम्पल था, ठीक है। और उसका फिर हम बात करते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स। तो देखिए फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स ये हमारे पास सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडालाफिल और एवानाफिल। तो देखिए फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स है, और ये क्या करते हैं, डिक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी। तो साइक्लिक जीएमपी की हाइड्रोलिसिस को ये डिक्रीज करते हैं। देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे जब लाइगेंड आके बाइंड करता है मेम्ब्रेन बाउंड ग्वानिलीन साइक्लेज से, तो क्या करता है, ग्वानिलीन साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और ये साइक्लिक जीएमपी वही प्रोटीन काइनेज जी को स्टिमुलेट कर देता है, और ये प्रोटीन काइनेज जी जब स्टिमुलेट हो जाती है यानी एक्टिवेट हो जाती है, तो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फास्फोराइलेट कर देती है, और जब ये फास्फोराइलेट हो जाएगी तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली इसका काम क्या था कि ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं इसको स्टिमुलेट करती हैं, इस वजह से हमको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वेसल्स की। तो वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब वर्क करती हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसके जरिए जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, तो ये अपना वर्क नहीं कर पाती, इस वजह से हमको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि हमको वैसो डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे यही देखने को मिलता है, और यही यहाँ पे बताया गया कि डिक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी। देखिए साइक्लिक जीएमपी है ना ये, तो साइक्लिक जीएमपी को फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 जो है ये इसका ब्रेक डाउन करके जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये साइक्लिक जीएमपी जो होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये पूरा पाथवे ज़्यादा हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया कि देखिए फिर से देख लेते हैं कि डिक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन बाय इनहांसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि ये हम बात की ना मेम्ब्रेन बाउंड ग्वानिलीन साइक्लेज की, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, ये डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाता है, और यहाँ पे जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड इस ग्वानिलीन साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है, और जब ग्वानिलीन साइक्लेज स्टिमुलेट होगा तो वही जीटीपी जो है साइक्लिक जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ना हमको वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेसल्स की बात की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नाइट्रिक ऑक्साइड के मैकेनिज्म को बता रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड आके डायरेक्ट सेल के अंदर आता है, और यहाँ पे ग्वानिलीन साइक्लेज को ये इनहिबिट स्टिमुलेट करता है, और जब स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एक टाइम के लिए होता है, फिर ये अपने आप ब्रेकडाउन हो जाता है फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 की वजह से। लेकिन जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये जो थोड़ा सा साइक्लिक जीएमपी बना भी था ये अब इनहिबिट नहीं होगा, यानी ये ज़्यादा रहेगा, इस वजह से हमको ये वैसोडाइलेशन ज़्यादा देर तक देखने को मिलेगा। तो यही आप बताया गया कि डिक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक जीएमपी की हाइड्रोलिसिस कम हो गई, इस वजह से साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो एक्टिविटी थी ये इन्हांस हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा काम किया था, लेकिन हमने इसको एम्प्लीफाई कर दिया, क्योंकि इसको हमने ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। तो ये देखिए बताया कि इसी वजह से हमको पल्मोनरी वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, कि पल्मोनरी वेसल्स डायलेट होंगे, और इसी तरीके से इंक्रीज ब्लड फ्लो इन कार्पस कैवर्नोसम फिल्स द पेनिस। तो जो कार्पस कैवर्नोसम है, इस कार्पस कैवर्नोसम में भी हमको ब्लड फ्लो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया वैसोडाइलेशन की वजह से हमको ये देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसका इस्तेमाल देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैसोडाइलेशन हमको देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से पल्मोनरी हाइपरटेंशन में किया जाता है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में किया जाता है ताकि ये जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट थी अब ये डायलेट हो गई इसका इस्तेमाल से, तो इस वजह से यहाँ पे भी बेनिफिशियल होता है। इसी तरीके से देखिए बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ टेडेलाफिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट से याद रखेंगे, टेडेलाफिल ओनली हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे यही मैकेनिज्म है कि स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हो गया। अब आइए हम एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका एडवर्स इफेक्ट भी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि फेशियल फ्लशिंग, हेडेक, डिस्पेप्सिया, हाइपोटेंशन इन पेशेंट टेकिंग नाइट्रेट्स। तो जो पेशेंट नाइट्रेट्स लेते हैं उनमें हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी? तो देखिए फेशियल फ्लशिंग वैसोडाइलेशन की वजह से देखने को मिलेगी, इसी तरीके से हेडेक भी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि हाइपोटेंशन हो गया, इस वजह से हमको हेडेक देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वेसल्स डायलेट हो गए। इसी तरीके से देखिए हमको डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, और डिस्पेप्सिया क्यों देखने को मिलेगा? तो देखिए जो लोअर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ये रिलैक्स हो जाएगा, इस वजह से हमको यहाँ पे रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि गैस्ट्रिक वेसल्स जो होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, और जब गैस्ट्रिक वेसल्स डायलेट होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, इस वजह से यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ेगा इस वजह से हमको पेन देखने को मिलेगा। देखिए हमें लिख भी दिए कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो है इसका फंक्शन कम हो जाएगा, यानी ये रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से जीआईटी का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से हमको
एसिड सिक्रेशन में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेन वगैरह देखने को मिलेगा स्टमक में। और हाइपोटेंशन तो हम बता दिए क्योंकि वेसल डायलेट हो रही है इस वजह से। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए हॉट एंड स्वीटी, देन हेडेक, हार्ट बर्न, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो देखिए हमको फेशियल फ्लशिंग देखने को मिलेगा, हॉट से इसको भी याद रखेंगे, और हेडेक से याद रखेंगे, देखिए हमको हेडेक देखने को मिलेगा ही, और हार्ट बर्न से याद रखेंगे कि हमको डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिस्पेप्सिया का भी मैकेनिज्म बता दिए, और हाइपोटेंशन ये हम बता दिए कि वेसल डायलेट की वजह से ये देखने को मिलेगा। तो पूरा मैकेनिज्म हम बता के चल रहे हैं। और देखिए जो सिल्डेनाफिल है ना, ये सिल्डेनाफिल साइनोपिया कॉज करती है। और साइनोपिया क्या होता है कि ब्लू टिंटेड विजन हमको देखने को मिलता है। तो ब्लू टिंटेड विजन देखने को मिलता है सिल्डेनाफिल में। और ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिल्डेनाफिल ना फास्फोडाइएस्ट्रेस 6 को भी इनहिबिट कर देती है। तो फास्फोडाइएस्ट्रेस 6 ये रेटिना में प्रेजेंट होता है, और ये सिल्डेनाफिल इसको भी इनहिबिट कर देती है। इस वजह से हमको यहाँ पे साइनोपिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सिल्डेनाफिल, तो सिल्डेनाफिल 6 को इनहिबिट करती है, इस वजह से हमको यहाँ पे साइनोपिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइनोपिया इसको भी हम इससे याद कर लेंगे तो हमको आसानी और हो जाएगी कि सिल्डेनाफिल साइनोपिया दिखाती है 6 को इनहिबिट करके। तो ये हो गया हमारे फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स। ठीक है, तो फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स में बता दिए कि इसको हम फिल से याद रखेंगे कि ये सारे जो है फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं। और इसी फिल से देखिए यहाँ पे रिलेट कर दिया गया कि ये कार्पस कैवर्नोसम ऑफ द पेनिस को ये फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आइए हम बात करते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेस 4 इनहिबिटर्स की।